हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी 0.1 में। तो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आज कूलम्ब के नियम के बारे में जानेंगे। तो कूलम्ब का नियम का आज हम लोग जड़ से ही खत्म कर देते हैं कि कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, कूलम्ब बल होता है क्या। इसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत भी है जिसको हम कूलम्ब के नियम का मतलब जितना भी पढ़ना है जो आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आज की क्लास ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, बस 10 से 15 मिनट में ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब बल यानी कि कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब बल, इसको इंग्लिश में भी वही लिखाता है, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब बल आखिर कहते हैं किसको? तो कूलम्ब बल वह बल होता है जो दो बिंदु आवेशों के, सबसे पहले हम लोग कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं? तो कूलम्ब बल उसके बाद में ही आता है, मतलब कूलम्ब बल इसी से होता है। तो कूलम्ब का नियम, तो इसका नियम होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल के लिए कूलम्ब नामक वैज्ञानिक थे जो एक नियम दिए थे। वो उसी अपने नाम के आधार पर ही इसे क्या रख दिए, कूलम्ब बल का नियम। तो इसे तो मान लेते हैं कि ये एक दो बिंदु आवेश है। यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। यहाँ A और यहाँ B मान लेते हैं। A से B की दूरी क्या हो मान लेते हैं, A से B की दूरी दिया मान लेते हैं R है। तो क्या करता है कूलम्ब बल? कूलम्ब बल तो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए नियम दिया गया है जिसे क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार होता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल उसके गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि F जो होगा किसका समानुपाती होगा, Q1 और गुना Q2 का समानुपाती होगा। और फिर कहता है और फिर कहता है आगे कि विद्युतीय बल होगा जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के क्या होगा, विद्युत आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1 बटा कुछ भी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि जो बटा में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर बोल रहा है जो कूलम्ब फोर्स होगा किसके समानुपाती होगा, तो 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो इसको ये हो जाएगा 1 बटा आर स्क्वायर के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये हो जाएगा। अब समीकरण हम एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन इक्वेशन वन और इक्वेशन वन और इक्वेशन दो से देखेंगे तो ये इसका ये समान है, एल एच आर एच एस एल एच एस समान है। तो ये समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 होने 1 बटा आर स्क्वायर, यानी कि F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और जब हमको समानुपाती हटाना रहेगा, किसी भी चीज से समानुपाती हटाना रहता है तो उसमें एक कांस्टेंट आता है। तो इसमें कांस्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जहाँ मेरा के क्या होगा, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक बोले तो स्थिरांक, क्या है, स्थिरांक है, क्या है, कांस्टेंट है। अब के का वैल्यू भी होता है, के का ऐसा यूनिट भी होता है, के का डायमेंशन भी होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको हम लैंग्वेज के थ्रू लिख लेते हैं।
तो कूलम्ब का नियम पहले हेडिंग लगाएँगे, तो यहाँ पर हेडिंग लगाएँगे कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम कहते हैं किसको? तो 2 2 बिंदु आवेश आवेश के लिए 2 बिंदु आवेश के 2 बिंदु आवेश के बीच सॉरी यहाँ पर होगा 2 बिंदु आवेश के बीच 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युतीय बल के लिए लगने वाला विद्युतीय बल के लिए कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है जिसे क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम कहते हैं और इस नियम के अनुसार ये तो नियम का परिभाषा हो गया कि कहते हैं किसको। अब इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार होगा इस नियम के अनुसार क्या होगा? दोनों बिंदु आवेशों के बीच विद्युतीय बल विद्युतीय बल क्या होगा? दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। हम लोग देखे थे F किसके बराबर होता है? F किसके समानुपाती होता है? Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। तो विद्युतीय बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी F क्या होगा? F समानुपाती Q1 और Q2। यहाँ पर फिगर दर्शा देते हैं कि फिगर क्या होगा। मान लेते हैं A एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। ये ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A पॉइंट से B पॉइंट तक की दूरी क्या है? R है। अब फिर कहता है कि विद्युतीय बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। और आगे फिर हम लोग देखे थे कि एक किसके बीच समानुपाती होता है? F1/R स्क्वायर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा? विद्युतीय बल यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगा और आगे देखते हैं कि विद्युतीय बल दोनों बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के बल के समानुपाती होता है। तो
एफ किसके समानुपात विकर्मानुपात में था 1/r² के इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा एफ समानुपाती q1 q2/r²। अब हम लोग पहले ही जान चुके थे कि यदि किसी समानुपाती रहेगा उसको हम हटाने हटाने की मतलब हटाया जाता है तो क्या आता है कांस्टेंट आता है। तो इसमें कांस्टेंट क्या आया था हम पहले ही बता चुके थे कि इसमें कांस्टेंट आया था के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा के q1 q2/r²। यहाँ तक हम लोग पहले ही मतलब ये डिस्कस कर चुके थे। अब हमको ये क्या है ये एक नया चीज आया है तो ये आखिर क्या है तो इसको हम बताए थे कि इसका डायमेंशन बिना मात्रा सभी चीज होता है तो इसको आगे जानेंगे। ये क्या है एक जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं, जहाँ ए एक सिद्धांत यानी क्या है कांस्टेंट है। ये क्या है कांस्टेंट है और यहाँ पर देखिए तो ये का मान होता है ये बराबर होता है log x के पावर log न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर यही इसका मात्रा है। एक मात्रा ये बोलते हैं इसको शुद्ध प्रवैधिकता ये मतलब होता है ये किसको कहते हैं शुद्ध प्रवैधिकता को भी देखा को भी क्या बोलते हैं ये बोलते हैं एक का प्रवैधिकांक का एक मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन पूछेगा तो इसको हम लोग इसके फॉर्मूले के साथ मतलब फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। का डायमेंशन पूछेगा डायमेंशन पूछेगा डायमेंशन ऑफ यूनिटी डायमेंशन का डायमेंशन का कीमत हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। अब न्यूटन बल का फोर्स को हम लोग जानते हैं क्या होता है डेल बाई थ्री माइनस टू और मीटर यानी इसको लेंथ में मापा जाता है तो क्या हो जाएगा डेल टू और कूलम को किससे मापते हैं कूलम का डायमेंशन क्या होता है एक या आगे का स्क्वायर डेल डेल टू माइनस टू डेल ये स्क्वायर डेल डेल दो है डेल तीन डेल माइनस थ्री दो है ये माइनस से नीचे अलग नहीं बचा के माइनस किया ऊपर ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और डेल माइनस अब आपको पूछोगे कि ये का मान हो जाएगा तो ये का मान माध्यम पर भी निर्भर करता है ये का मान किससे निर्भर करता है माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो जल के लिए अलग होता है मेटल्स के लिए अलग होता है और सभी माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। यदि आप देखते हैं आप लोग इसमें से relate कर लीजिए चलिए तो के का यूनिट और डायमेंशन हम लोग देख
के का फॉर्मूला होता है। के का फॉर्मूला मतलब के को विस्तारित विस्तार किया गया है, के और होता है, वही होता है, और भाई एक्सैलेंट नॉट, जो कि फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है डायरेक्ट रूप से। एक नंबर हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये किसके लिए होता है, ये हवा के लिए होता है या निर्वात के लिए, यानी कि एयर और वाइब्रेशन के लिए ये बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी माध्यम में लिखा है जो एक साइलेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो माध्यम के लिए हम लोग लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि माध्यम के लिए होगा, माध्यम के लिए मान्य होगा। तो एक साइलेंट नोट क्या है और एक साइलेंट क्या होता है। तो एक साइलेंट नोट यहाँ से होगा एक साइलेंट नोट, जो कि सीधे एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। एक साइलेंट नोट क्या है, हवा या निर्वात का प्रवैधुतांक, हवा निर्वात का प्रवैधुतांक है एक साइलेंट नोट। और एक साइलेंट क्या है, तो ये माध्यम का प्रवैधुतांक हो जाएगा। तो के का डायमेंशन देख चुके हैं, के का एसआई यूनिट देख चुके हैं, तो हमको तो ये भी तो जानना है कि एक साइलेंट नोट का डायमेंशन क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा। तो ये भी तो हम लोग जानने का हक है। तो हम लोग के एक साइलेंट नोट का डायमेंशन और यूनिट देखेंगे। तो के का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एक साइलेंट नोट। यहाँ पर कूलम फोर्स से ही हम एक साइलेंट नोट का मान निकाल, मतलब यूनिट निकाल सकते हैं। तो F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटा R²। तो F को हम क्या, F बराबर हो जाएगा, F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या, K को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। यहाँ से एक साइलेंट नोट का मान निकाल, ये बीमा निकालना है यूनिट। तो एक साइलेंट नोट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, इधर से F इधर आ जाएगा तो F भाग में चला जाएगा, Q1 Q2 बटा R²। अब इसका तो कुछ नहीं होता है, तो एक साइलेंट नोट बराबर हो जाएगा कूलम, इसका कूलम स्क्वायर पर आवेश का तो क्यू सी कूलम होता है, तो आवेश का कूलम इंटू कूलम बटा फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा कूलम इंटू कूलम F इंटू R²। तो कूलम स्क्वायर बटा F इंटू R²। कूलम को क्या मत आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 का, सॉरी यहाँ पर ये नहीं ना पूछ रहा, हम बीमा नहीं निकाल रहे हैं बल्कि यूनिट निकाल रहे हैं। तो कूलम स्क्वायर बटा F, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। दूरी को किस में मापेंगे, तो दूरी को तो हम लोग लेंथ यानी कि मीटर में ही मापेंगे। तो क्या है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसका फार्मूला आया, एक साइलेंट नॉट का एसआई यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि के उल्टा कर देने पर ही
पर भी एक साइलेंट नोट का मान के का क्या निकाले थे हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक साइलेंट नोट का क्या आया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि दोनों को उल्टा कर देने पर ये आ जाएगा। तो एक साइलेंट नोट का मान होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है एक नंबर में। तो एक साइलेंट नोट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अपेक्षिक प्रवर्धतांक के बारे में जानेंगे। तो अपेक्षिक प्रवर्धतांक रहे या अपेक्षिक कुछ भी लगा रहे, तो किसी माध्यम का प्रवर्धतांक और हवा या निर्वात के प्रवर्धतांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपेक्षिक प्रवर्धतांक कहते हैं। इसे एक साइलेंट आर से स्वीप किया जाता है। अपेक्षिक प्रवर्धतांक को ये उतना पूछा नहीं जाता है, अपेक्षिक प्रवर्धतांक इसको उतना पूछा नहीं जाता है। अपेक्षिक प्रवर्धतांक को इस सूचित किया जाता है एक साइलेंट आर से। एक साइलेंट आर बराबर होता है एक साइलेंट बटा एक साइलेंट नोट होता है, एक साइलेंट बटा एक साइलेंट नोट। इसका डायमेंशन ये क्या होता है, अपेक्षिक प्रवर्धतांक होता है डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। ये अपेक्षिक प्रवर्धतांक डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है, यानी कि अपेक्षिक प्रवर्धतांक का ना तो डायमेंशन ना तो बीमा होता है और ना ही इसका कोई मात्रक होता है। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कहते हैं दिया है क्वेश्चन मेरा 4 माइक्रोकूलम्ब और 6 माइक्रोकूलम्ब का 6 माइक्रोकूलम्ब का 2 आवेश 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, इसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। इसके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये देखते के साथ आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम का 2 आवेश है, जो कि यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पर कितना आवेश है, 4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है बी पर एज्यूम करते हैं 6 माइक्रोकूलम आवेश है, और ए से बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये तो सीधा कूलम फोर्स पर आधारित है, तो ये इस पर कूलम बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट Q1 बराबर 4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को हम लोग को कूलम में चेंज करना होगा। तो इसको कूलम में चेंज करने के लिए यहाँ पर हो जाता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6। यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10⁻⁻3 कूलम। ये सब 9th में ही 10th में ही पढ़ने का रहता है।
एक पिको कूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम, एक नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम। ये सब 9th में ही पढ़ने का रहता है। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 गुने, चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 कितना दिया हुआ है 6 माइक्रो कूलम। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 10⁻⁻6 कूलम। और इसके बीच की दूरी R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करना होगा। इसको मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि एक कूलम बल का ऐसा यूनिट ही आता है, क्या आता है, यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10⁻⁻2 मीटर। अब कूलम फोर्स लगा देंगे तो क्या पूछ रहा है, F बराबर पूछ रहा है, F बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान हम लोग जानते हैं, K का मान होता है 9 गुने 10⁻9 होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 10⁻9। Q1 का मान दिया हुआ है 4 गुने 10⁻⁻6। Q2 का मान दिया हुआ है 6 गुने 10⁻⁻6 बटा R का मान दिया हुआ है 3 गुने 10⁻⁻2। तो R का मान दिया हुआ है इतना, इसको स्क्वायर करना है। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 गुने 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर से कुछ घटेगा। तो 9 गुना 4 गुना 6 को एक जगह कर लेते हैं। 9 गुने 4 गुना 6 घटाएंगे तो 10⁻9 -6 बटा इसका हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10⁻⁻4 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 6 चौके 24 गुने 10⁻9 में से 6 हो जाएगा 9 -6 प्लस 4 हो जाएगा। 9 4 13, अच्छा 6 12, यानी कि 24 गुने 10 हो जाएगा, यानी कि 240। आंसर कितना आएगा 240 न्यूटन आएगा। तो कूलम बल विद्युतीय बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। कूलम बल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पॉइंट बनाकर की पॉइंट में लिखना रहता है। तो कूलम बल कैसा बल है, विद्युतीय बल तथा केंद्रीय बल दोनों है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कूलम बल के सदिशीय निरूपण भी हम लोग अभी ही देख लेते हैं आज की ही क्लास में। तो कूलम बल का सदिशीय निरूपण देखते हैं। तो कूलम बल क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि F वेक्टर लिख रहे हैं तो K Q1 Q2 बटा F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिख दिए। R स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेक्टर है, तो यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा R कैप से। किससे, R कैप से। किससे गुना करना पड़ेगा, R कैप से। R कैप का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि F वेक्टर लिख रहे हैं
तो Q1 Q2 बटा RQ लिखेंगे तो R वेक्टर हो जाएगा। ये होता है कूलम्ब बल का सदिशीय निरूपण। क्वेश्चन में देगा कि निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब बल का सदिशीय रूप है। क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में कौन कूलम्ब बल का सदिशीय रूप है। ऑप्शन ए में है F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ऑप्शन बी में है F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R क्यू। ऑप्शन सी में है F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R क्यू R कैप R वेक्टर। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तुरंत ही आप लोग इसका जवाब दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बारी। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, F वेक्टर है R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के साथ तो क्या होना चाहिए, R कैप से रहना चाहिए। तो यहाँ ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं F वेक्टर है तो K Q1 Q2 बटा R क्यू है। R क्यू के साथ यहाँ पर R वेक्टर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर F वेक्टर दिया हुआ है बराबर K Q1 Q2 बटा R क्यू के साथ R वेक्टर है, जो कि ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।